हेलो दोस्तों। वीणावल के चलो बैग भरो निकल पड़ो इस ट्रैवल पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप जैसे देख रहे हैं, हम सभी के चहीते होस्ट नील पाटिल, चूंकि वे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनके बजाय आज का पॉडकास्ट मैं यानी जितेश घाग होस्ट करने वाला हूं। और आज मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट पर हमारे वीणावल के इनबाउंड मैनेजर मिस्टर मोहन रेडकर। हेलो मोहन। हेलो। हाय। दोस्तों, भारत पिछले हजारों सालों से पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र रहा है। और हमारे यहाँ हम अगर इतिहास देखें तो ईसा पूर्व में आए मेगास्थेनस से लेके पिछले 1000 सालों में आए मार्को पोलो या फिर वास्को द गामा तक बहुत सारे विजिटर्स ने विजिट किया है। कोई विजिटर्स आए वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए, किसी ने यहाँ पे यूरोप से यहाँ का रास्ता ढूंढा, तो कोई यहाँ की धन दौलत से आकर्षित होकर या मसालों से आकर्षित होकर इस भारत की खोज के लिए आए। और एक समय वो था और एक समय ये है, कुछ भी नहीं बदला है। आज भी उतने ही विजिटर्स भारत में आते हैं, सिर्फ इसके मायने थोड़े बदल गए हैं। आज इसे हम टूरिज्म के तौर पे अगर देखने जाए तो इसे ही हम कहते हैं इनबाउंड टूरिज्म, क्योंकि भारत देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक भारत में आते रहते हैं। और इसी इनबाउंड को हैंडल करने वाले वीणा वर्ल्ड में हमारे हैं मिस्टर मोहन रेडकर। तो मोहन, आपका सबसे पहले तो इस ट्रैवल पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत हमने तो धन्यवाद। जैसे बताया कि इनबाउंड टूरिज्म क्या है, पर आप जरा और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है, ये क्या है टर्मिनोलॉजी टूरिज्म में, और इसके मतलब क्या मायने होते हैं इनबाउंड टूरिज्म के। इनबाउंड ये जो टर्म है बेसिकली इट्स एन इंडस्ट्री टर्म हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री का। जैसे कि जो भी टूरिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड से हमारे देश में आते हैं इन्हें हम इनबाउंड टूरिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से। सो इसलिए हम इसे इनबाउंड इंडस्ट्री टर्म में कहते हैं, इनबाउंड टूरिज्म ऐसे। तो मोहन, मैं जस्ट ये आपको पूछता हूँ हमारे दर्शकों के बिहाफ पर भी, इनबाउंड यानी विदेशी पर्यटक जब आते हैं और हमारे जो भारतीय जो विदेश में स्थायिक हैं जिन्हें हम एनआरआईस कहते हैं, वे भी जब यहाँ आते हैं तो उन्हें भी हम इनबाउंड टूरिज्म ही कहेंगे, इनबाउंड टूरिस्ट से कहेंगे। जी हाँ, इन्हें भी हम इनबाउंड टूरिज्म कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियन है जिसे हम कहते हैं एनआरआई। तो ये भी एक समय पे इंडिया में रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब ये विदेशों में गए हैं वहाँ पे सेटल हो गए हैं और काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहे हैं, तो अब ये भी कहीं ना कहीं अपनी इंडिया की टूर करने के लिए आना शुरू हो गए। सो जैसे अभी उनके वहाँ पे शादी हुई है, दे हैव किड्स, उनके बच्चों को भी वो इंडिया दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए आज पिछले कुछ सालों में हमारे जो एनआरआई ट्रैवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मतलब जैसे पहले सिर्फ फॉरेनर्स ही इंडिया में आते थे हमारे टूर्स करने के लिए, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में हमारे एनआरआईज के भी टूर्स बढ़ गए हैं। तो वो भी इंडिया काफ़ी घूमते हैं। जैसे हाईलाइट एरियाज हुए आपके, राजस्थान हुआ, केरला हुआ, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा। तो ये सब एरियाज है बहुत उनको पसंद है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए वो इंडिया से दूर रहे हैं और अभी ये फिर से आके इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहन, मुझे बताइए कि हम जब इनबाउंड की बात करते हैं तो फिलहाल तो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, तो पूरी दुनिया एक हो गई है, हमें एक दूसरे के देश के बारे में पता चलता है, हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं। पर ऐसे कोई पर्टिकुलर देश हैं क्या कि जहां से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं? ज्यादा से ज्यादा इनबाउंड ट्रैफिक कौन से देशों से आता है इंडिया में? इसके हाँ, बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता सकेंगे। इंडिया अगर मैं कहूँगा तो काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी सारे देशों में। और जैसे मैं कहूँगा कि यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके है, स्पेन है, इटली है, यूएस है, कनाडा, इवन यू विल नॉट बिलीव कि ईस्टर्न यूरोप, यहाँ से भी बहुत सारे लोग, जैसे स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो ईस्टर्न यूरोप से पोलैंड है, चेक रिपब्लिक और हंगेरी, यहाँ से भी इंडिया के लिए आने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। फिर हम इस तरफ अगर आएंगे तो आपका इसराइल से भी काफ़ी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी आते हैं, जैसे सिंगापुर हुआ, देन कोरिया, जापान से भी लोग आते हैं स्पेसिफिकली फॉर बुद्धिस्ट टूरिज्म। बुद्धा सर्किट है तो वो करने के लिए आते हैं, पिलग्रिमेज टूर। सो ऐसे काफ़ी सारे देश है जहाँ पे इंडिया इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, और बहुत सारे लोग अभी इंडिया में आ रहे थे अंटिल पैंडेमिक, और अभी फिर से वो दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और मोहन, मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम टूरिज्म के बारे में बात करते वक्त हम हमेशा सीजन्स के बारे में सोचते हैं कि कहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है, वहां सबसे अच्छा मौसम कब होगा। तो इंडिया के लिए जैसे हमें सबको पता है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये बेस्ट सीजन माना जाता है। तो हमें इंडिया में भी, हमें भी अगर विद इन कंट्री घूमना हो या विदेशी पर्यटक, विदेशी मेहमान जब इंडिया में आते हैं तो उनके लिए भी। पर मुझे एक बताइए कि इस पीक सीजन के अलावा पूरे साल भर में भी क्या गेस्ट आते हैं, इनबाउंड गेस्ट इंडिया में? हाँ, अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। लाइक जैसे आप देखेंगे कि लेह लद्दाख जो सेक्टर है, ये कम्प्लीटली आपके इसका सीजन ही टोटली अलग होता है, और अभी काफी सारे हम्म। फॉरेनर्स भी आते हैं ये लेह लद्दाख के जैसे टूर्स करने के लिए, बिकॉज इनका जो सीजन होता है ये मई एंड से शुरू होता है और ये सितंबर तक चलता है। तो बिल्कुल। ये पीरियड में भी लोग और स्पेसिफिकली कश्मीर भी घूमने आ रहे हैं। हम्म। बहुत सारे हमारे एनआरआई लोग हैं, वो भी कश्मीर घूमने आ रहे हैं ड्यूरिंग हाँ। अप्रैल मई जून के इन महीनों में। तो बिल्कुल। एक जो हुआ आपका मेजर जो सेक्टर्स है, जैसे आपके राजस्थान हुआ जो काफी हॉट एंड जैसे ह्यूमिड स्टेट्स है, जैसे केरला हुआ, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में ही ट्रैवल करना बेटर होता है, जैसे हम कहते हैं अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि ये थोड़ा विंटर पीरियड होता है, क्लाइमेट प्लेजेंट होता है, दैट इज द टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे सेक्टर ऐसे जैसे गोवा हो गया है, ये भी अभी एक 365 डेस्टिनेशन हो गया है। इस वक्त में भी काफी सारे विदेशों से लोग गोवा घूमने आ रहे हैं। सो बिल्कुल। ऐसे अभी जो पहले था कि सिर्फ इंडिया जाना है तो अक्टूबर मार्च ही है, अब वैसे उतना रहा नहीं है। पीपल वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि वो जो कंफर्ट लेवल है ट्रैवल के वो बढ़ चुके हैं। यू हैव नाइस एयर कंडीशन व्हीकल्स, नाइस होटल्स, जो आपको कंफर्ट पूरा क्रिएट करते हैं आपके क्लाइमेट को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए। बिल्कुल। मोहन, अभी तो ये जून जुलाई महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पे मानसून्स भी शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे बारिश का मौसम है। तो पर मुझे लगता है बहुत सारे देशों में, स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज में, दुबई है या यूएई है या सऊदी अरेबिया है, ओमान है, वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है इस समय। तो मैं जस्ट एक किस्सा यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक दिन मैं अपने मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में था, मेरे कुछ स्पेन से आए हुए गेस्ट के साथ। और जैसे हमने लॉबी में एंटर किया तो पूरे लॉबी में इतने सारे अरब गेस्ट देखे, सब अरब गेस्ट। इट वाज द लॉबी वाज फुल ऑफ अरब गेस्ट। तो मैं एक मिनट के लिए आश्चर्यचकित हो गया, मुझे लगा मैं कहीं दुबई में या सऊदी अरेबिया में तो नहीं आया हूँ। इतने सारे अरब गेस्ट थे और वो भी पूरे फैमिलीज के साथ, उनके बच्चों के साथ या अपने बूढ़े माँ बाप जो उनके थे उनको व्हील चेयर पर लेके इतने घूमने आए थे। तो क्या ये जून या जुलाई या मानसून का महीनों में अरब गेस्ट भी काफी आते हैं इंडिया में? हाँ, यस डेफिनेटली, क्योंकि ये जो महीना होता है जैसे ही जून शुरू होता है तो मिडिल ईस्ट से काफी सारे गेस्ट, जैसे नॉट इवन अरब्स, मतलब वहाँ पे काम करने वाले जो बाकी फॉरेन नेशनल्स भी है और हमारे एनआरआई लोग भी है, वो हम्म। भी इंडिया में वापस आते हैं ट्रैवल करने के लिए, हम्म। क्योंकि वहाँ पे एज यू नो मिडिल ईस्ट इज अ वेरी ड्राई एंड हॉट हम्म। रीजन। तो बिल्कुल। उस वजह से उन्हें एक बरसात का मौसम एंजॉय करने के लिए इंडिया इज द क्लोजेस्ट कंट्री जहाँ पे यस। दे कैन कम एंड एंजॉय द मानसून्स। यस। स्पेशली दे कम फॉर केरला, ओह, ओके। क्योंकि आप देखेंगे फ्रॉम सऊदी, या। यूएई, दुबई, ओमान, यहाँ से बहुत सारे अरब गेस्ट है और हमारे कुछ एनआरआईज भी है जो केरला में ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग मानसून्स। सो आपका जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने जो है, हाँ हाँ। काफी सारे गेस्ट आपको मिलेंगे मिडिल ईस्ट से जो केरला ट्रैवल करते हैं टू एंजॉय द मानसून्स। ओह, ओके। मतलब जैसे हम भारतीय यूरोप जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाते हैं बर्फ एंजॉय करने के लिए, या हिमाचल फॉर दैट मैटर जाते हैं बर्फ एंजॉय करने, वैसे एग्जैक्टली। उनको आकर्षण होता है मानसून का या बरसात का। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, वो एंजॉय करने के लिए गेस्ट यहाँ पे आते हैं। तो राइट। अभी मुझे मोहन ये बताइए कि हमने इस सीजन्स के बारे में तो बात कर ली, कौन से देशों से गेस्ट अपने यहाँ आते हैं वो बात कर ली। अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गेस्ट कौन सी जगह देखने ज्यादा करके आते हैं, मतलब कौन से डेस्टिनेशन इंडिया में है तो काफी फेमस है हमारे विदेशी मेहमानों के बीच? हाँ, सबसे पहले जो आपके टॉप चार्ट पे आएगा ऑफ कोर्स वो ऑब्वियस रीजंस के लिए राजस्थान है। देन आपका केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, एंड मध्य प्रदेश टू सम एक्सटेंट। सो ये स्टेट्स जो है जो काफी पॉपुलर है
ये 4-5 स्टेट्स जो है ये काफी पॉपुलर है अक्रॉस यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, क्योंकि दिस स्टेट्स ऑफर अ लॉट ऑफ heritage, culture, and a variety of tourism options what they can select from. मतलब आपके साथ culture भी हुआ, then you got scenic beauty, इसके साथ बहुत सारा cuisine and the vibrancy, the each state is quite different from each other. तो वो काफी लोगों को मतलब इम्प्रेस कर देता है द वे जैसे कोई लोग राजस्थान कर रहे हैं और केरला भी कर रहे हैं, दे डू अ कंबाइंड टूर। तो जब वो राजस्थान से केरला जाते हैं तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गए ऐसा उन्हें लगता। तो दिस इज व्हाट हमें लोगों ने कहा भी है फीडबैक में कि एक दो अलग देश घूम के आए ऐसा उनको लगता है एक ही देश के अंदर। बिल्कुल, या मतलब हमारा इंडिया इतनी डाइवर्स डाइवर्स, कंट्री है, राइट, प्रोबब्ली इट्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और इसके और हम जैसे बोलते हैं कि कई एक दो मील हर 2 मील में यहाँ भाषा बदलती है या ज्योग्राफी बदलती है, लोगों के रीति रिवाज बदलते हैं। तो इट्स लाइक इट प्रोवाइड समथिंग इट्स अ फैंटाबुलस प्रोडक्ट। अगर हम इंडिया को प्रोडक्ट के तौर पे देखें, इट्स अ फैंटाबुलस प्रोडक्ट फॉर इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, the entire world in one country, हम इसे बोल सकते हैं ऐसे। या मुझे लगता है ना मोहन कि इसके हमने तो ये जगहों के बारे में बात कर ली, तो इन जगहों के साथ मुझे लगता है जैसे हम कहीं जब यूरोप जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं पे भी हम ज्यादा करके वहां जाते हैं साइट सीइंग के लिए। तो वहां के आकर्षण है, वहां के कोई पार्क समझो हो गए, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, या वहां के साइट सीइंग फेमस लैंडमार्क्स हैं वो देखने के लिए। पर मुझे लगता है भारत के बारे में ऐसा नहीं है। ये भारत में साइट सीइंग तो है, ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो देखने के लिए, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। वो है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे रीति रिवाज। मुझे याद आता है, मैंने एक बार टीवी पे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे कि दुनिया की मशहूर टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे, वे जब यूएस से यहाँ पे आए थे, वो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे थे, तो वे जयपुर में आए थे और जयपुर के रास्तों पर उन्होंने देखा कि रास्ते पे उनकी गाड़ी जा रही है और एक साइड में उनके दाएं हाथ के और एक हाथी भी चल रहा है, बाएं हाथ की ओर कुछ गायें चल रही हैं, बीच में लोग भी चल रहे हैं। उन्हें लगा एक मिनट के लिए उन्हें लग रहा था कि वो किसी वीडियो गेम के अंदर है कि या फिर वे जब मुंबई में आए तो मुंबई में यहाँ लोग, हमारी चौल संस्कृति पहले से रही है, तो हम छोटे घरों में, काफी छोटे 10 बाय 10 के रूम्स में वगैरह पूरी की पूरी फैमिली रहती है। तो वहां यहाँ पे आके उन्होंने उस फैमिली के घर पे वे गए, वहां पे बैठे हुए और उन्होंने उनसे बात की कि आप कैसे रहते हैं, उनके लिए बहुत आकर्षण का विषय है। वे आश्चर्यचकित हो गए, इतने जगह में आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं और वो भी इतने हैप्पी होके। यू नीड नॉट लाइक यू डोंट नीड मच इन लाइफ टू बी हैप्पी। ये यहाँ से यहाँ पे उन्होंने ये चीज उन्हें पता चली। तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं मोहन जो आप बता सकेंगे जो हमारे विदेशी पर्यटकों को यहाँ की ओर आकर्षित करती है? जैसे हमने कहा कि एज यू राइटली सेड द कल्चर, Yeah. the culture is the main thing what attracts a lot of tourists from across the world. मतलब Yes. बाहर से लोग एक इंडिया के बारे में जब नाम आता है तब उनको एक चीज बहुत मतलब स्ट्रांगली उनके जहन में ध्यान में आती है कि यहाँ का इंडिया का एक कल्चर है। सो बहुत सारे लोगों को वो जाके देखना होता है, वो एक्सपीरियंस करना होता है कि यहाँ की जो एक अलग वाइब्रेंसी भी है। सो वो आपको दूसरे देशों में मिलना काफी रेयर है, क्योंकि यहाँ आप जब वो विदेशी पर्यटक आते हैं तब उनको जो यहाँ का जो माहौल है, वो एटमॉस्फेयर जो मिलता है वो काफी अलग होता है फ्रॉम व्हाट दे वुड फाइंड इन एनी अदर कंट्री। क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिफाइड चीजें हैं यहाँ पे जो एक साथ एक देश में या एक स्टेट में मिलना बहुत ही रेयर इवेंट होता है। तो दिस इज व्हाट मेक्स देम फील वेरी एस्टोनिश्ड, और या क्या कहते हैं इम्प्रेस। मतलब जब आने के बाद वो जब देखते हैं तो एक पहले 1-2 दिन होता है तो एक थोड़ा सा शॉक काइंड ऑफ फील भी होता है काफी लोगों के लिए कि हाँ, कल्चर शॉक जिसे हम कहते हैं कि एक कंप्लीटली अलग दुनिया में आप आ गए हो। लेकिन जैसे ही वो एक पहले का 1-2 दिन जैसे बीतते हैं, जैसे हमारे पर्यटक तीसरे चौथे दिन से समझना शुरू करते हैं कि व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, तब वो उसे एंजॉय करना शुरू करते हैं। और
that मुझे when लगता है they कि know. हाँ, नहीं बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, पर वही वही चीजें उनके लिए काफी एक नई है या आकर्षण का भाग है। जैसे हम हाथों से खाना खाते हैं, तो हम हाथों से खाना खाना, या फिर नमस्ते करना दोनों हाथ जोड़कर, या फिर टीका लगाना हो गले में। इसलिए बहुत सारे विदेशी पर्यटक जब भारत भारत में आते हैं तो उनको बहुत सारे होटल्स में गले में माला पहनाकर या टीका लगाकर उनका स्वागत, उनकी आरती कर स्वागत किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है जो काफी हमारी जो संस्कृति है, सही मायने में हमारी सच्ची धरोहर है। और मुझे इससे एक किस्सा याद आ रहा है कि हम जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ की जो चीजें हैं वे उनके लिए काफी अलग है, और शायद से वही देखने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। मैं एक बार मेरे एक विदेशी मेहमान के साथ, शायद से वे स्विट्जरलैंड से आए थे, उनके साथ मुंबई के चोर बाजार में था। चोर बाजार, वहां पे हमारी टूर्स होती हैं, हेरिटेज टूर्स या वॉकिंग टूर्स होते हैं Right. चोर बाजार में। काफी पॉपुलर जगह है विदेशी पर्यटकों के बीच। तो वहां पे हम गए थे, और वहां पे वो माहौल ऐसा था, आपको भी पता होगा, चोर बाजार इट्स अ वेरी नॉइजी कैओटिक एरिया। वहाँ बहुत भीड़ है लोगों की, कहीं पे कोई झगड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मजदूर पूरे पसीने से लथपथ होकर कोई सामान उठा रहे हैं, यहाँ से भागम भागी हो रहे, वहां। पर वे, हम उनको संभल के, मतलब पूरा ग्रुप था हमारे साथ, और हम उनको काफी संभाल के लेके जा रहे थे कि उनको मतलब कहीं पे कुछ, मतलब उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल लग रहा है ये क्या चल रहा है आजू बाजू में, इतना ये डिस्टर्ब ना हो या उनको अलग ना लगे। पर इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, उनको जब वे वो सारी चीजों की फोटो निकाल रहे थे, और वो उन्होंने मुझे कहा कि दिस प्लेस इज सो लाइवली, आई एम लविंग इट। तो मुझे ये सुनकर, हमें पहली बार सुनकर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने बोला बैक होम इन स्विट्जरलैंड वी हैव एवरीथिंग सो परफेक्ट, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो सीनिक, बट नाउ वी आर लॉन्गिंग टू सी दिस, like a bit of like everything which is not so scenic, which is not so beautiful, but A still mix of there is so much everything. of life in it। तो वो उन्हें देखने का आकर्षण होता है। ये काफी मजेदार चीज है, और हमें काफी, शायद से मुझे लगता है हमें सीखने जैसा भी है कि हम एक ही चीज पे, हमारे पास जो है उसके अलावा भी आगे की दुनिया काफी होती है, वो हमें देखनी चाहिए। और मुझे लगता है पर्यटन का जो अंतिम मोटिव यही होता है कि हमें दुनिया के सारे पहलू दिखे, और उसी के साथ हमारी मेंटल ग्रोथ हो, हमारी समझ और आगे बढ़े। तो ये काफी अच्छी चीज है। अभी Absolutely. आज मुझे मोहन बताइए, अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि हम जब विदेशी पर्यटकों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की ट्रेन्स, जो हमें पता है कि पूरे हिंदुस्तान को ट्रेन्स जैसे मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं, वैसे मुझे लगता है एक तरीके से वो पूरे भारत की भी लाइफलाइन है, बिकॉज द ट्रेन्स कनेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो ट्रेन में जर्नी करना काफी एक मजेदार चीज है पूरे भारत देखने के लिए। और मुझे बताइए, विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ कोई ऐसी कई सारी लग्जरी ट्रेन्स भी डेवलप हुई है, लग्जरी ट्रेन्स टूरिज्म बोर्ड्स ने लाई है। तो उन ट्रेन्स के बारे में, या फिर वैसे हम बोले तो क्रूजेस हैं, जैसे रिवर क्रूजेस हैं, तो उनके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे लग्जरी ट्रेन्स हुआ, लग्जरी ट्रेन्स एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब हिंदुस्तान में ये काफी सालों से लग्जरी ट्रेन चल रही थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन थी जिसका नाम था पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये काफी अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन है जो आपके राजस्थान सेक्टर, आगरा, दिल्ली ये कवर करते हुए चलती है। काफी हेरिटेज सेक्टर्स कवर करती है, और काफी पॉपुलर भी रही है। मतलब इट इज बिन वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, या स्पेशली यूरोप में, यूरोप, यूके, यूएस में, जहाँ से लोगों ने काफी काफी इस ट्रेन को एंजॉय किया है आके। सो उसके बाद तो काफी सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, डेक्कन ओडिसी आ गई। देन आप क्रूज टूरिज्म की बात करेंगे तो हमारे जैसे हमारे हमारे ईस्ट ऑफ इंडिया में जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उस पे भी एक लग्जरी क्रूज लाइनर चलती है। सो वो भी एक अराउंड 1 वीक की टूर होती है, और वो भी सुपर लग्जरियस क्रूज लाइनर है, जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स ही आते हैं। और मोस्टली वो क्रूज लाइनर आपको बहुत एडवांस में भी बुक करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी बुकिंग ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पहले ही फुल हो जाती है। तो काफी डिमांड में है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रूज, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेसेस को कवर करती है उस रीजन में। तो दैट इज वन पॉपुलर एस्पेक्ट। और अभी तो रिसेंटली क्रूज टूरिज्म भी स्लोली पिकअप कर रहा है इंडिया में। बिल्कुल। सो
एज यू कैन सी कॉर्डियला क्रूज है, आंग्रिया क्रूज आई थी बीच में. सो हम्म. स्लोली स्लोली क्रूज टूरिज्म इज आल्सो पिकिंग अप इन या. इंडिया. राइट. एंड इसके अलावा आपके बहुत सारे नए ट्रेन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट कवर करने के लिए भी एक लग्जरी ट्रेन शुरू हुई है. देन इंटरनल आपके रिलीजियस सेक्टर्स कवर के लिए रामायणा एक्सप्रेस जो हाँ, अभी हाल जो ही में हाल ही लॉन्च हुई में है. लॉन्च हुई है. हाँ, राइट. हाल ही में लॉन्च हुई है. सो दिस इज क्वाइट एन अट्रैक्शन. यस. जो हमारे एनआरआईज है अक्रॉस द हाँ, वर्ल्ड, बिल्कुल. वो लोग भी इसे बुक कर रहे हैं और इसमें ट्रैवल कर रहे हैं. सो ना ना सिर्फ हमारे इंडियंस बट कि बाहर के देशों से भी हमारे एनआरआईज इस ट्रेन के लिए बुकिंग कर रहे हैं. बिल्कुल. तो स्लोली ये जो ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट था कि पहले सिर्फ रिलेटेड टू हेरिटेज टूरिज्म था, अब वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो रहा है. लग्जरी सेगमेंट आपके पिलग्रिम सेक्टर में भी आ हम्म. चुकी है. जैसे बिल्कुल. रामायण एक्सप्रेस है, दिस इज ऑल्सो अ लग्जरी ट्रेन यस. जहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड, आपको सब कुछ ख्याल रखा जाता है जैसे पैलेस ऑन व्हील्स में हुआ करता था. बिल्कुल. बिल्कुल. मुझे मोहन एक बताइए, जैसे हम अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अगर इनबाउंड टूरिज्म को अलग अलग थीम्स में डिवाइड करें कि किन किन कारणों के लिए या किन किन थीम्स को मद्देनजर रखते हुए विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे अलग अलग टूरिज्म है, या कैसे जैसे हेरिटेज टूरिज्म हो गया या मेडिकल टूरिज्म हो गया, इस तरह की कौन से टूरिज्म है इनबाउंड टूरिज्म जिसके लिए गेस्ट यहाँ पर आते हैं, वो अनुभव लेने के लिए गेस्ट यहाँ आते हैं. हाँ, वैसे हर हर गेस्ट के अपने अपने लाइक्स होते हैं, जिसके हिसाब से वो लोग अपनी टूर को करना चाहते हैं. हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसे डिज़ाइन करके चाहिए प्रोग्राम. किसी को हेरिटेज में इंटरेस्ट होता है, किसी को नेचर में होता है, या किसी को आयुर्वेदा एंड ट्रीटमेंट्स चाहिए होती है. सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है. किसी को बीचेस, कोस्टल रीजन्स में इंटरेस्ट होता है. सो वी डिजाइन द प्रोग्राम अकॉर्डिंगली कि जिसका जैसे इंटरेस्ट है. ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोगों को हमेशा एक अट्रैक्शन रहा है ऑफ इंडियाज हेरिटेज एंड कल्चर. तो वो सबसे ज्यादा लोगों का प्रेफरेंस हमेशा से रहा है. लेकिन रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि लोग और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. सो इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप हेरिटेज और कल्चर कर रहे हैं. तो लोग आजकल इसको कंबाइन कर रहे हैं, आपके टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म से भी रिलेट कर रहे हैं. सो पीपल कमिंग हियर फॉर सम मेडिकल रीजंस एंड देन दे आर डूइंग अ प्री पोस्ट टूर ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट. जैसे आपका आयुर्वेदा को रिलेटेड जो बहुत सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स भी अभी आए हैं. जैसे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स के लिए अभी आना शुरू हो गए, क्योंकि आयुर्वेदा इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इनके बहुत सारे प्रोफेशनल रिजॉर्ट्स है, जैसे सोमतिरम हुआ, आपके ताज कैलिकट की होटल हुई. इनके पास काफी प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, आयुर्वेदा डॉक्टर्स है, जो ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. और ये प्रोग्राम्स वेरी होते हैं डिपेंडिंग फ्रॉम 1 वीक, 14 days, 21 days, एंड इट गोज अप टू 3 months ऑल्सो. सो ये काफी प्रोफेशनल और इफेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे लोग मोस्टली आप देखेंगे यूरोप से इंडिया के लिए आयुर्वेदा के लिए काफी लोग आते हैं. तो ये एक पार्ट हुआ. देन योगा, योगा सीखने के लिए ऋषिकेश इज लाइक द योगा कैपिटल आप कह सकते हो. तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे आश्रम्स है जो आपको प्रोफेशनल लेवल पे योगा सिखाते हैं, और आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है आपने जो सीखा है उसके लिए. सो दीज आर द थिंग्स नाउ पीपल आर वांटिंग टू डू डिफरेंटली. बहुत वी कैन से लाइक होम स्टे कॉन्सेप्ट जो था, जो पहले सिर्फ बेसिक हुआ करता था, अब ये लग्जरी सेगमेंट में भी आ चुका है. काफी सारे होम स्टेज लाइक जैसे लोगों ने स्पेसिफिकली लग्जूरियस बनाए हैं टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ लोकल एज वेल एज फॉरेन क्लाइंटल. तो ये भी एक चीज है. होम स्टे कॉन्सेप्ट काफी पिकअप कर रहा है. कैरावैन टूरिज्म एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है पिछले कुछ सालों में. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंडिया को थोड़े अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं कि पीपल कैन कम एंड एक्सप्लोर. बिल्कुल. तो ये जैसे मोहन आपने बताया कि होम स्टेज, तो काफी विदेशी पर्यटक यहाँ पर होम स्टेज में रहना काफी पसंद करते हैं कि उनको वो लोकल जिंदगी, टच फील, लोकल टच या लोकल टच फील, और ये
भारतीय जिंदगी या द इंडियन वे ऑफ लाइफ उन्हें खुद जीना है एक्सपीरियंस करने यहाँ में। के लोगों के साथ रहकर। और तो ये काफी मजेदार चीज है। और मुझे लगता है इसी के साथ एक रूरल टूरिज्म भी कहीं डेवलप हो रहा है। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ सच्चा भारत अगर आपको देखना है तो सच्चा भारत गाँव में बसता है। तो यही पर्यटकों को देखना रहता है कि भारत के गांव कितने अच्छे हैं, या भारत के गांव का जीवन कितना सिंपल है फिर भी कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। सारे लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं एक साथ में। और वहाँ का खान पान हुआ, वहाँ के रीति रिवाज हुए। और एक मेरे ध्यान में एक चीज आ रही है यहाँ पर कि मैंने एक एक मेरे सुनने में आया था कि यहाँ पे अपने फूड टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट है, जो फूड टूरिज्म भी होता है। मतलब एक मेरे पहचान के गाइड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वे क्योंकि वो ग्रुप गाइड कर रहे थे, यहाँ पे रुके थे। एक शेफ, यूएस से एक शेफ एक चार्टर्ड फ्लाइट में लेके, एक ग्रुप था उनका कुछ 15-20 पर्यटकों का, वो लेकर यहाँ पे आए थे सिर्फ खाना, भारतीय खाना चखने के लिए, अलग अलग भारतीय खाना। तो उन्हें शायद से वे दूसरे पर्यटन स्थल भी जाने वाले थे, देखने वाले, तो उसके साथ मेन उनका उद्देश्य था खाना चखना। और वो खाने की रेसिपीज क्या है, क्या क्या मसाले डलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें, वो सारा जानने के लिए वो खास यहाँ से आए थे। दिस पार्ट ऑफ फूड टूरिज्म विच इज आई थिंक वेरी एक्साइटिंग। आज अभी यहाँ से भी हमारे पर्यटक काफी जाते हैं विदेशों में फूड टूरिज्म, जैसे फ्रांस में वहाँ के डिशेस, वहाँ पे क्यूलिनरी क्लासेस होते हैं, इटली में पिज्जा मेकिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फूड इज ऑल्सो बिकम मेन an important attraction for tourists and travelers these days. ये द सेम वे, लाइक जैसे फ्रांस में हो रहा है कि आपने जैसे कहा कि वहाँ पे कलिनरी क्लासेस दिए जाते हैं एंड एवरीथिंग फूड टूरिज्म में, तो Yes, सेम वे इंडिया में भी वो काफी समय से हो रहा है। बिल्कुल। जैसे हम देखेंगे केरला में, कोचीन में, दिल्ली में, मुंबई, यहाँ पे काफी प्रोफेशनल शेफ्स जो है जिन्होंने ये एक्टिविटीज, मतलब उनके फूड स्टूडियोज, वेरी हाँ, प्रोफेशनल फूड स्टूडियोज बनाए हैं, ओ, वेरिन हाँ, हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं यस, और उनको हमारा वैरायटी ऑफ कैसे डिशेस है वो कैसे बनाए जाते हैं वो बताया जाता है, और वो उन्हें भी एक खुद एक छोटा सा ट्रायल करने देते हैं कि ऐसे हम्म, आप बनाइए डिश, और फिर वहाँ पे उनके लिए हम लोग लंच या तो फिर डिनर ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। सो बिल्कुल, ये काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा है ताकि लोगों को उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। बिल्कुल, सो फूड टूरिज्म इज ऑल्सो पिकिंग अप बहुत यस, अच्छे यस, तरीके से। ट्रू, ट्रू। तो अभी मोहन आप मुझे बताइए, हमारे बीना वर्ल्ड में भी हमने कई सारे ग्रुप्स किए हैं विदेशी मेहमानों के, हमारे यहाँ कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में किसी का यहाँ से जाना या वहां से आना नहीं हुआ था, पर अभी वो वापस शुरू हो रहा है। एंड वो राइट। उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, ये भी हमें पता है। इसके पहले हमने काफी ग्रुप्स किए हैं, मतलब मुझे याद आता है कि हमने एक डेस्टिनेशन वेडिंग की है पूरी, जो ऑस्ट्रेलिया से मेहमान आए थे यहाँ पे, और उन्होंने एनआरआईस थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया, पर उनको यहाँ पे शादी करनी थी। और हमने जयपुर में एक पैलेस पूरा रेंट आउट करके वहां पे उनकी शादी की अरेंजमेंट्स की है। मुझे याद आता है कि हमने बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे मेहमान शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया से और दुनिया भर से आने वाले थे, दे वर गोइंग टू फ्लाई इन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। राइट। और मुझे याद आती है कि मजेदार चीज, हमने उनको जो 7 फेरे जब होते हैं, तभी उनके लिए हर एक फेरे का क्या मतलब है वो भी उनको लिखकर एक दिया था हमने, ताकि उन्हें पता चले कि हर एक फेरे का क्या मतलब है, तो इंग्लिश में मतलब कि ये पहला फेरा यानी क्या, दूसरा फेरा यानी क्या, कि क्या वाउस एक्सचेंज करते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ। तो काफी मजेदार अनुभव था। उसके बाद मुझे लगता है मोहन, जस्ट हमने जनवरी 2020 में हमारे यहाँ यूके का ग्रुप आया था हाँ मकर वो संक्रांति के दिन, उसके बारे में आप जरा बताइए। हाँ वो एक्चुअली विजिट ब्रिटेन, जो वहाँ वहाँ का जो ग्रुप था, बहुत सारे अलग अलग एरिया से वो लोग थे। जैसे कोई कुछ लोग होटल इंडस्ट्री के थे, कुछ लोग टूरिज्म से थे, टूरिज्म बोर्ड से थे। सो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स, ट्रैवल इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स से लोग थे जो एक्चुअली आए थे ब्रिटेन को प्रमोट करने इंडिया में। लेकिन एट द सेम टाइम हमने भी उनको एक छोटा सा इंडिया की झलक दिखा दी व्हेन दे केम ओवर टू मुंबई। तो यस, हमने उनके लिए कुछ स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसके वजह से वो काफी खुश हो गए थे ये सब देख के कि क्या क्या इंडिया में होता है। और स्पेशली हमने उनके लिए
इंडियन स्पेशलिटी लंच बिल्कुल। ऑर्गेनाइज किया था, यस इंडियन रेस्टोरेंट। तो वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यस। इंडिया में कितने सारे क्या क्या वैरायटी हो सकती है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका वो। और मुझे मोहन याद है, हमने उनके लिए काइट फ्लाइंग भी ऑर्गेनाइज काइट की थी फ्लाइंग हमारे भी ऑफिस हमने के उनके लिए टेरेस पे, ऑर्गेनाइज किया था ऑफिस के और टेरेस उन्हें पे। तिल के बने लड्डू भी दिए थे खाने के यस, लिए। ये क्योंकि वो काफी मजेदार संक्रांति हुई। का वक्त था उस वक्त। यस, मकर सो संक्रांति। उनको मकर संक्रांति क्या होती है वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। यस दे उन्होंने काइट फ्लाइंग भी की, सो दे बिल्कुल। एंजॉयड अ लॉट। यस यस। बहुत लोगों ने तो पहली बार ही की थी, उन्होंने कभी काइट फ्लाइंग की नहीं थी, सो दे रियली बराबर। एंजॉयड यस, डूइंग दैट। बराबर बराबर। और तो मुझे एक याद आता है, हमारे हमने एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप भी किया था, जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में यस, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे काम करने का तरीका, ऑफिस भी वे समझ रहे थे, और उसके साथ उन्होंने एक पर्यटन भी किया था मुंबई का, और यहाँ पे कि हमारे मुंबई में भी और ऑफिस में भी, और अलग अलग जगहों पर। अब दुनिया वापस ओपन हो रही है, द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप एंड सो इज इंडिया। सारे देश अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं, भारत भी अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल रहा है, वीजा प्रोसेस वापस से शुरू हो चुका है। हमारे पर्यटक अभी काफी ज्यादा पैमाने पर संख्या में विदेश प्रवास कर रहे हैं। वे अलग अलग देशों में जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में बहुत सारे पर्यटक ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। अगले साल की यूरोप की हमारी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है हम भी वी आर ऑल सेट टू वेलकम द वर्ल्ड टू इंडिया एंड डिलीवर देम एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो दर्शकों, आपने आज के एपिसोड में जैसे देखा कि कुछ साल पहले भारत की जैसे पहचान थी कि एक इट्स अ लैंड ऑफ टाइगर्स एंड स्नेक्स, ये बाघों का, हाथियों का, सपेरों का और सांपों का देश है। तो उतनी ही अब हमारी पहचान नहीं रही है। अपने हम देखा कितना कुछ है भारत को दुनिया को ऑफर करने के लिए भारत के पास, और वे सब, ये सारी चीजें, ये हमारी सारी धरोहर देखने के लिए ही विदेशी पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होते हैं और भारत आते हैं। तो और मुझे लगता है हमारा इतिहास काफी ग्लोरियस, काफी काफी ग्लोरियस और काफी शानदार तो रहा ही है, कि हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से हमारे यहाँ, और उसके रेमिनेसेंस हैं यहाँ के बहुत सारे पैलेसेस या अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये सब चीजें तो देखने के लिए तो गेस्ट आते ही हैं। पर मुझे लगता है हमारी सच्ची धरोहर है वो हमारे संस्कार, या हमारी फिलॉसफी, हमारा तत्वज्ञान, या हमारे रिचुअल्स, कस्टम्स, और हमारे एक वे ऑफ लाइफ, द इंडियन वे ऑफ लाइफ। I think that is a true heritage. That is what we have inherited from our ancestors. This is what we should preserve. ये इसे हमें पूरे दिलो जान से संजो कर रखना है, क्योंकि यही हमारा सच्चा हेरिटेज है, जो दुनिया को हमारे ओर आकर्षित करता आ रहा है हजारों सालों से, भी कर रहा है और इसके आगे भी करेगा। तो इसी नोट पे मोहन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस थैंक वंडरफुल यू। कन्वर्सेशन। हम इस पर इंडिया टूरिज्म पर बात करते ही जा सकते हैं, करते ही जा सकते हैं, इतना राइट, ये इंटरेस्टिंग और बड़ा विषय है। पर आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट मोहन। और आप सभी थैंक यू। दर्शकों का ये पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए काफी आपको भी धन्यवाद। और आप चलो बैग भरो निकल पड़ो, ये बिना बल का पॉडकास्ट देखते रहिए। अगले हफ्ते, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।